हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो रियल सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में हुए उसके ऊपर चर्चा की थी। अब अभी आइए आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कहाँ तक इंटीग्रेट करता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ कंट्रीज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी इज इट्स ओपननेस। किसी भी कंट्री के ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन जो है वो इसके ओपननेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इट्स पार्टिसिपेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड का कितना पार्टिसिपेशन है, हमारे यहाँ कैपिटल का क्या फ्लो है, इस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए बताया गया है कि इन 2007 इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर एंड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया रैंक मच हायर एट 9th इन द वर्ल्ड। जो इंडिया जो था वो 7th लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर रह चुका है इन 2007 और कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया रैंक मच हायर एट 9th इन द वर्ल्ड रहा है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द डेवलपिंग एंड एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। जो भी एमर्जिंग एंड डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमीज रही है उसमें इंडिया जो है एक फेवर्ड डेस्टिनेशन रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। The growing integration of Indian economy with rest of the world was essentially an outcome of reform measures triggered by balance of payment crisis in 1991। तो ये जो हमारा ग्रोइंग इंटीग्रेशन जो था इंडियन इकोनॉमी का उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम आया 1991 में, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत थी। उस वक्त हमारे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। इसके बाद जो है एक स्विफ्ट ट्रांजिशन आया टू द मार्केट to determine exchange rate regime, other important reforms measure। exchange rate को determine करने के लिए स्विफ्ट ट्रांजिशन आए। अदर इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स भी हुए जिसमें कि डिसमेंटलिंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, ट्रेड के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शन थे उसको कम किया गया। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को बढ़ाया गया। लिबरल इनफ्लोज ऑफ प्राइवेट कैपिटल के इनफ्लोज को भी लिबरलाइज किया गया। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे उसको रिमूव किया गया। ऑन ऑल इनफ्लोज एंड रिलेटेड आउटफ्लोज, जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज थे उसके ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए। तो अभी फ्रेंड्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ चीज़ें थे जो कि इसमें मेन फैक्टर के रूप में काम कर रहे थे। तो उसमें एक है हमारा ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए? डी लाइसेंसिंग ऑफ वर्चुअली ऑल इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। जितने भी इंटरमीडिएट इनपुट्स और कैपिटल गुड्स थे उनको डी लाइसेंस किया गया, जो कि पहले उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। रिडक्शन इन टैरिफ रेट को कम किया गया। करंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को परमिट किया गया। जो भी एजुकेशन के एक्सपेंसेस, मेडिकल के एक्सपेंसेस और फॉरेन ट्रैवल थे उनको इंडिया में इनेबल किया गया और इंडिया में एक्सेप्ट किया गया, जिसमें कि आप रुपी को किसी भी कन्वर्टिबल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते थे, जो कि आपका IMF आर्टिकल 8 की ऑब्लाइगेशन के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसमें आप देखेंगे वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि हमारा एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए हम लोग कितना इंडियन रुपी जो है वो कन्वर्टिबल कर सकते हैं। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म किए गए। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वही है कि फुल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन हैज़ बीन कैलिब्रेटेड विथ एक्सट्रीम कॉशन। फुल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन किया गया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस थे उसको लेकर के हम लोग अभी फुल कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इम्पावर्ड RBI टू अप्रूव इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन सेलेक्ट 34 प्राइवेट इंडस्ट्रीज। RBI को एम्पावर किया गया और अप्रूव किया गया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 34 प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ में वो 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे ऑटोमेटिक रूट परमिटेड है वहाँ पे वो लोग 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज वेयर परमिटेड टू रेज इक्विटी फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ GDR एंड ADR इन यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट्स। इंडियन कंपनी जो है वो इक्विटी फाइनेंस रेज कर सकती है GDR और ADR के थ्रू।
in Europe and American markets. FII are permitted to invest in debt instrument issued by both private corporate and government. FII जो है वो उसको परमिट किया गया कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों प्राइवेट कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑपरेट इन फॉरवर्ड मार्केट टू हेज देयर करेंसी रिस्क. और वो फॉरवर्ड मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं उनके करेंसी रिस्क को कम करने के लिए. फ्रेंड, GDR और ADR जो होता है उसके थ्रू कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो जब भी चाहें तो वो उसको सेल करके फॉरेन करेंसी में उसको प्राप्त कर सकते हैं. तो इसीलिए GDR और ADR के थ्रू ये एक हेजिंग टूल है करेंसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. तो ये भी जब हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. फ्रेंड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कुछ नहीं है, ये जस्ट ADR और GDR का अपोजिट है. इसके थ्रू इंडियन कंपनी जो है वो आउटसाइड कंट्री में मनी रेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में. तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू होता है. नेक्स्ट है हमारा आउटवर्ड फ्लोज. फर्म्स कैन इन्वेस्ट अब्रॉड अप टू देयर नेटवर्थ प्लस EFC होल्डिंग. फर्म्स जो है वो अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नेटवर्थ के अकॉर्डिंग, प्लस उनकी जो EFC होल्डिंग होती है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो इनकी होल्डिंग्स है उतना तक वो अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो द फॉरेन एक्सचेंज रेज थ्रू ADR और GDR. और ADR और GDR के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रेज कर सकते हैं. तो वही आउटवर्ड फ्लोज में ये आएंगे. और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा डू वी डिज़र्व एक्वलेट्स. मतलब हमने जो ये इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, तो क्या हम लोग एक्वलेट डिज़र्व करते हैं? ऑफ कोर्स वी टेक प्राइड इन दीज अचीवमेंट्स. हाँ, हम लोग इस पर गर्व महसूस कर सकते हैं. एंड वी टुगेदर डिज़र्व इट. और हम इसको डिज़र्व करते भी हैं. बट वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ अ फ्यू रिलेवेंट क्वेश्चन. लेकिन हमसे अपने आप से कुछ क्वेश्चंस भी पूछने हैं. हाउ फार द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैव परकोलेट डाउन, वेदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन हैज यूनिफॉर्मली इम्प्रूव्ड. कैन वी से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू पब्लिक एट लार्ज एंड कुड वी मेक डेंट इन पॉवर्टी. कि जो हम लोगों ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किया और हमारी इकोनॉमी कितनी रिफॉर्म हुई, तो क्या हम लोगों को जितना प्रोग्रेस करना चाहिए था क्या हमने उतना प्रोग्रेस कर लिया है? क्या हमारी स्टैंडर्ड और लिविंग जो है वो इम्प्रूव हुई है? क्या हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है? क्या हमारी गरीबी कम हुई है? तो ये जो हमारे फ्रेंड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसमें हमें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है. तो उसी में कुछ जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो हमारे आगे इस चैप्टर में दिए हुए हैं इश्यूज हेडिंग में, जिसमें कि हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी. फ्रेंड्स, हमने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में. एक गिनी कोएफिशिएंट होता है फ्रेंड, ये एक स्टैंडर्ड मेजर है हमारे पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का इनइक्वालिटी रेशियो दिखाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1993 में ये 32.9% था और 2004 में ये 36.2% था. फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट जो है हमारा गिनी कोएफिशिएंट जो है वो 35.2% है. तो हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. सो लॉट मोर टू बी डन टू फेंड ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. तो हमें अभी आगे बहुत कुछ करना है हंगर को भगाने के लिए, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए. नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फ्रेंड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, इसे हम लोग SDI कहते हैं, जो कि वाइडली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब हमने इकोनॉमिकली और सोशली कितना डेवलपमेंट किया है वो इसमें दिखाया जाता है. तो फ्रेंड्स, एज ऑन डेट जो हमारा लेटेस्ट डेटा है 9 दिसंबर 2019 को इंडिया की जो रैंकिंग थी 189 कंट्रीज़ में 129th पोजीशन पे थी. 129th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, 1 रैंक अबव लास्ट ईयर जो हमारी रैंकिंग थी उससे हमने सिर्फ 1 रैंक ही प्रोग्रेस किया है. तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है. इट इम्प्लाइज कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ग्रोन एंड इम्प्रूव्ड देयर लॉट मच फास्टर दैन इंडिया. अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, आज हम देखिए 129 पोजीशन पे हैं, मतलब 128 देश अभी हैं जो हमसे आगे हैं. पुअर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज एज सो बाय देयर रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल रैंकिंग.
तो ये हमारी रैंकिंग जो है ये ब्रॉडली रिफ्लेक्ट होती है किस वजह से, हमारे हेल्थ में, हमारे एजुकेशन में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। नेक्स्ट देखिए हमारा हेल्थ दिया हुआ है फ्रेंड्स, हेल्थ में हमारा क्या पोजीशन है ये देखते हैं। हेल्थ में हमारा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द लास्ट ईयर। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कंपैरिजन इंडिया स्लिप्ड फर्दर इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एंड कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम अपने आप को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो हम आज भी काफ़ी पीछे हैं। रिसोर्सेज डिवोटेड टू हेल्थ सर्विसेज आर मच लोअर इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हेल्थ सर्विस के लिए वो काफ़ी कम है। फ्रेंड्स, आज के डेट में हम अपने जीडीपी का मात्र 1.02% ही है जो कि हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। ये लगभग पर पर्सन 3 रुपीज़ पर डे करके हमारा आता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर हैज़ कोलैप्स्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर रीज़न अदर देन अंडर फंडिंग। तो अंडर फंडिंग के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, जो कि बहुत सारे पार्ट हमारे इंडिया में कोलैप्स कर गए इसकी वजह से, जहाँ पे कि प्राइमरी हेल्थ केयर भी अवेलेबल नहीं है। तो फंडिंग तो है ही एक रीज़न उसका, फंडिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें फ्रेंड्स हमारे रीज़न हो सकते हैं जैसे हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत कम है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए हमारा हेल्थ इश्यू भी जो है आज दूसरे देशों के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में हमारी क्या पोजीशन है। 1960 में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गोल सेट किया था कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट किया गया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा और ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन फ्रेंड्स आज एजुकेशन के लिए भी हमारे पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास टीचर एब्सेंटीज मतलब हमारे पास अच्छे टीचर नहीं हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हमारा अच्छा नहीं है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आज हमें अपने स्किल फॉर्मेशन और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू इनकैश डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रिटेन आवर एज इन सर्विस सेक्टर। अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इनकैश करना चाहते हैं और सर्विस सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना होगा। फ्रेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे हमने प्रॉब्लम्स देख लिए। अब ये प्रॉब्लम्स के उपाय क्या हैं वो यहाँ वे फॉरवर्ड में बताया गया है। तो विदाउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिमेन्स मीनिंगलेस। अगर हमने अपने इकोनॉमिक वेल्थ का सही से डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो हमारे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे कि वहाँ हमें क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पहला उसमें है हमारा फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। अभी फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। जहाँ शुरू में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 55% अराउंड था, वो आज के डेट में 16% रह गया है। तो हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, अच्छे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोडक्ट और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने से हमारे जो फार्मर हैं वो अर्बन मार्केट्स तक अपने क्रॉप्स को ईजिली सेल कर सकते हैं। लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको टेनेंसी राइट में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट वुड गिव अ बूस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी काफ़ी बढ़ेगा। एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन फार्मिंग एक्टिविटी पर्टिकुलरली व्हेन इंडिविजुअल फार्म साइज इज रैपिडली dwindling। अगर हमारा इंडिविजुअल फार्म साइज जो है वो बढ़ेगा तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद फ्रेंड्स हमारा आता है इंडस्ट्री सेक्टर। वहाँ पे देखिए लेबर रिफॉर्म्स की हमारी ज़रूरत है। लेबर रिफॉर्म्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेबर रिफॉर्म्स में हमें लेबर लॉ को रिफॉर्म्स करना होगा, हमें इस लॉ को एग्जामिन करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, और ताकि ये लेबर रेगुलेशन एंड प्रोविज़न जो है वो उनको काफ़ी हद तक चेंज किया जाए। अभी देखिए इसमें जो दिया हुआ है कि हमारा जो पेंशन लॉ है, पेंशन लॉ वेयर द वर्कर्स गेट द राइट ऑफ पेंशन ओनली आफ्टर हैविंग डिवोटेड ए मिनिमम नंबर्स ऑफ ईयर इन द जॉब।
कि उन्हें पेंशन तभी मिल सकता है कि वहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर आप जॉब करोगे तो ही आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो अदर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ वो लोग काम नहीं करने पाते हैं, उससे वो पिछड़े रह जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अंतर है उसकी वजह उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या क्या चेंज करना होगा? नीड टू इन्हेंस प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होगा, जैसे कि उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनको पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना। तो दोज कंट्रीज whose labor law has been rationalized have achieved higher growth rate of economic development। जो कंट्रीज़ में लेबर लॉज को रैशनलाइज किया गया वो हायर ग्रोथ अचीव कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट जो है वो भी ग्रो कर रही है। तो इफ़ वी आर एबल टू एड्रेस दीज इशूज सक्सेसफुली वी विल बी डिराइविंग मैनीफोल्ड बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर हम लोग भी ये सारे इशूज़ को सक्सेसफुली डिराइव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो शेयर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप है। मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका जो एवरेज एज ग्रुप है वो उसका प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड ये जो 15 to 64 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है, मतलब हमारे 15 साल से नीचे के जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, और 64 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और 15 to 64 जो है वो सिर्फ हमारा वर्किंग एज ग्रुप है। तो इस शेयर को हमें बढ़ाना है। तो ये हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? ये हमें स्किल फॉर्मेशन के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू बढ़ा सकते हैं। लार्जर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिंग इन्वायरमेंट। हमें लार्जर इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करना होगा। तो ये सब करके हम लोग हमारा ये जो एज ग्रुप का शेयर है इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन कुछ नहीं, ये एक फिनेंशियल सर्विसेज जो है वो गांव के सुदूर इलाकों में बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने को ही फिनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो फिनेंशियल इंक्लूजन का फ्रेंड जो सबसे बड़ा हर्डल जो था वो था हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट इन रिमोट एरियाज, स्मॉल टिकट साइज, लैक ऑफ कोलेट्रल्स एंड इलिटरेसी। तो इन चीज़ों की वजह से फिनेंशियल इंक्लूजन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन बैंकिंग टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी की वजह से आज हम लोग इस सर्विस को बहुत ही चीपर कॉस्ट पे और अफोर्डेबल प्राइसेस पे गरीब लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द RBI एंड बैंक टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन आर लॉडेबल, तो मच हैज़ टू अकम्प्लिश इन द ईयर टू कम। तो अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं RBI और बैंकों के द्वारा फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में, यह एक बहुत ही प्रोत्साहित बात है, और इन फ्यूचर हम लोग और भी आगे इसमें डेवलपमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिफॉर्म्स वेयर स्टार्टेड इन। फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स जो है वो 1990 के एरा के बाद स्टार्ट हुआ था, यानी 1991 में हमारा रिफॉर्म्स जो है वो शुरू हुआ था। ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग 1990s के दौरान जो हमारा ट्विन इकोनॉमिक बैलेंस था फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बताया था, दो था, फिस्कल क्राइसिस और एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट है रियल सेक्टर पॉलिसी मेजर मेनली फोकस्ड ऑन द। रियल सेक्टर पॉलिसी मेजर क्या चीज़ पे मेनली फोकस करता था फ्रेंड? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। नेक्स्ट है एक्सपांड ITES, मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज। फिफ्थ है एक्सपैंड WMA। WMA क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। नेक्स्ट है एक्सपैंड NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 7 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियोस अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थम्स अप और थम्स डाउन के बटन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगले सेशन में एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1 मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी।
तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।